Good evening, students. Today topic of discussion is lipid metabolism. ठीक है, तो आपका जो मॉड्यूल 3 है दैट इज़ लिपिड मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज palmitic acid. This one is the first topic of your module 3, that is beta oxidation of saturated fatty acid that is palmitic acid. palmitic acid क्या है? एक फैटी एसिड है और सैचुरेटेड होता है. सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, वो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन जब होती हैं और कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, एंड पे COOH ग्रुप लगा होता है, उनको बोलते हैं फैटी एसिड्स. अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड. तो इसकी एग्जांपल कौन सी है? palmitic एसिड. अगर हम palmitic एसिड लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो कैसे अब्जॉर्ब होता है, कैसे उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है, अगर हम लिपिड खाते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं. अगर हम फैटी एसिड्स लेते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं, अगर हम ऐसे फैटी एसिड्स खाते हैं तो वो हमारी बॉडी जाके कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, ये हमारा चैप्टर जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राइग्लिसराइड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड एनर्जी एज मच एज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं लिपिड्स को ही कहते हैं. लिपिड्स का दूसरा नाम जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं. इन्हीं को ही फैटी एसिड्स भी कहते हैं. तो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जितने की कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ज़रूरी हैं. हम हर डेली ये कहते हैं कि प्रोटीन्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ. कहते हैं जितने कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, उतने ही ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़रूरी हैं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, फैट होती है जो हम फैटी मटेरियल्स खाते हैं, घी हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? फैटी एसिड्स. ठीक है, लिपिड्स भी क्या देते हैं इनको. टू कन्वर्ट फैट इनटू एनर्जी, डाइजेस्टेड फैट एंड स्टोर्ड फैट फर्स्ट एक्टिवेटेड and transported to mitochondrial matrix as all the enzyme required for oxidative enzyme present here for activation of fats and fatty acid converted into fatty acetyl CoA by the enzyme thiokinase in cytosol and with the help of L-carnitine ट्रांसपोर्टेड थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारी जब हम कोई फैट खाते हैं, कोई लिपिड्स खाते हैं, कोई ट्राइग्लिसराइड्स खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? वो अंदर जाके हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, या फिर क्या होता है? उनकी डाइजेशन हो जाती है. तो डाइजेशन होने के लिए जो मैकेनिज़्म होता है उसमें ये होता है कि जो ये सारी फैट है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करती है. उसको माइटोकॉन्ड्रियल में मूव क्यों करना पड़ता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जो है उसमें ही सारे एंजाइम्स होते हैं जो इस फैट को एब्जॉर्ब कराने में, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे दिस वन इज S1, S2 एंड S3. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका यो है फैटी एसिड पड़ा है जिसका नाम है palmitic एसिड. palmitic एसिड क्या होता है? जिसमें कार्बन 15 होते हैं, 15 कार्बन्स होते हैं इसमें, साथ में उसके होता है COOH ग्रुप. ठीक है, कार्बन 15 के साथ COOH ग्रुप जब लगा होता है इसको बोलते हैं palmitic एसिड. ठीक है, तो अगर हम बात करें S1 फेज़ की, ठीक है, S1 में क्या होता है? आप फैटी एसिड खाते हैं. कौन सा फैटी एसिड खाया आपने? palmitic एसिड, जिसमें 15 कार्बन्स हैं. ठीक है, तो उसकी जो उसके बाद क्या होता है? हमारी बॉडी उसको ऑक्सीडाइज करती है. कौन सी ऑक्सीडेशन होती है? बीटा ऑक्सीडेशन.
ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद ये पामिटिक एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को ए में, ठीक है। ये आप नाम याद कर लो, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एसिटाइल को ए के, 8 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल बनते हैं एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए जो है एक हमारी बॉडी में सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है, वो डेली बेसिस पे ये साइकिल जो है हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो वो जो एसिटाइल को ए है जो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद बने हैं वो एसिटाइल को ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल को ए की ज़रूरत होती है। इस नीड को पूरा करने के लिए एसिटाइल को ए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होने के बाद जब साइकिल कंप्लीट होता है सारे के सारे एसिटाइल को ए जो है वो यूज़ हो जाते हैं, तो एंड पे क्या बनते हैं, 64 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और 16 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। 16 मॉलिक्यूल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं और साथ में बनते हैं 64 इलेक्ट्रॉन्स। 64 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो NAD एंड FAD के साथ NADH एंड FADH2 ये एंजाइम्स हैं, इनको NAD एंड FAD बोलते हैं। ये एंजाइम्स का नाम है, याद कर लीजिए आप। ये 64 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके पास चले जाते हैं, NAD एंड FAD के पास। ये NAD एंड FAD क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके इसको इलेक्ट्रॉन्स को हमारी बॉडी में ADP से ATP बनाने में हेल्प करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं ADP को, ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ATP क्या है, एनर्जी। हमारी बॉडी ATP को एज ए एनर्जी यूज़ करती है। तो अगर हम फुल बात करें कि टू कन्वर्ट, हमारी बॉडी में जब भी आप कोई फ़ैट लेते हैं या तो वो स्टोर हो जाती है या फिर वो एनर्जी बनाने में यूज़ हो जाती है, ठीक है। उसके लिए सारी फ़ैट को कहाँ जाना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऊपर वाली लेयर होती है ये जो होती है दिस वन इज़ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है, जो फैट आप खा रहे हैं या फिर आपकी बॉडी में कोई फैट स्टोर है, तो पहले वो एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं, उसकी बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। क्यों करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, सो दैट ये जो फैट है वो ATP में कन्वर्ट हो जाए। ATP क्या होता है, एनर्जी। ATP जो होते हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। For activation of fat, fatty acid converted into fatty acetyl CoA by the enzyme thiokinase in cytosol। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है थायोकाइनेज। मतलब क्या है कि जब भी हम कोई फैट खाते हैं, पामिटिक एसिड हमने खाया, वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज और उसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो वो ये सारा प्रोसेस होता कहाँ पे है, साइटोसोल में, ठीक है। साइटोसोल क्या होता है, सेल्स मैट्रिक्स के अंदर वाली जो जगह होती है वहाँ पे साइटोसोल में होता है, सेल्स के अंदर होता है। ये थायोकाइनेज जो है वो एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो पामिटिक एसिड को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है and with the help of L-carnitine transported through mitochondrial membrane to mitochondrial matrix। L-carnitine एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, फैट जो होती है पहले यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के पास आती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जाती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली इंटरनल जो लेयर होती है जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कि होता कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया इस दिस टाइप का होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली है जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है इसकी,
ठीक है। ये जो इंटरनल लेयर है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जो अंदर वाला जो पार्ट है इसका साइटोसोल होता है। तो जब भी फैट आती है पहले वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के पास आती है, फिर मैट्रिक्स में मूव करती है, फिर साइटोसोल में जाती है। तो इसको एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में लेके जाने के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? एल कार्टिनिन। एल कार्टिनिन जो है वो फैटी एसिड को, ट्राइग्लिसराइड्स को, लिपिड्स को एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स तक लेके जाता है। मैट्रिक्स से साइटोसोल की तरफ लेके जाते हैं थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो रिएक्ट करते हैं इनके ऊपर, जो इसको एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर अब हम केमिकल वे से देखेंगे ये किसके स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पामिटिक एसिड। अब ध्यान से देख लीजिए, पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन 15 होते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, एक CH3 को एंड पे लिख लिया, तो बीच में कितने कार्बन रह गए? 15 कार्बन थे ना, तो आपने एक CH3 को जो है इधर की तरफ लिख लिया, तो बीच में कितने पेंडिंग रह गए? 14। और एंड पे कौन सा ग्रुप होता है? COOH। तो ये क्या बन गया? पामिटिक एसिड। ठीक है, पामिटिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, R लगा दिया और उसके बीच में जो 3 कार्बन्स हैं वो शो कर दिए, क्योंकि हम रिएक्शन जो है पहले इन 3 कार्बन्स के ऊपर होती है, तो पहले हम इन 3 कार्बन्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो पामिटिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R CH2 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 COOH। R कितने के इक्वल हो गया? ये देखिए 1 2 3 कार्बन यहाँ पे हैं, तो R किसके इक्वल हो गया? 15 कार्बन थे, तो R इज 12 कार्बन यहाँ पे हैं, R में है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1 में क्या होता है, जहाँ पे एक एंजाइम आता है कोएंजाइम SH, जिसका नाम है कोएंजाइम SH। फॉर्मूला क्या है उसका? COASH। ठीक है, वो क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, अपना H लूज कर देगा और ऊपर से जो COOH ग्रुप था वहाँ से निकल जाएगा OH। ठीक है, तो वाटर बाहर निकल गया, ये वाला जो COAS है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? क्या किया इन्होंने? OH को बाहर निकाल दिया, यहाँ से H निकल गया, वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो COAS है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कौन सी बन जाएगी? ये बन जाएगा R CH2 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 COA। तो ये वाला जो सारा था ये यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये बन गया, इसका नाम क्या है? पाल्मिट्राइल CoA। दिस इज स्टेप 1 जो है दैट इज पाल्मिट्राइल CoA। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पाल्मिट्राइल CoA जो है उसके ऊपर कौन सा एंजाइम रिएक्ट करेगा? ये स्टेप 1 है, आप देख लीजिए। दिस वन जो स्टेप जो हम करके आए हैं दैट वाज स्टेप 1। इन द स्टेप 1 palmitic acid react with enzyme that is coenzyme SH that lose its H and from the COOH group OH was loosened and it COAS जो है group that attach with the कार्बन। ठीक है, कार्बोनाइल जो कार्बन है उसके ऊपर जो अटैचमेंट हो जाएगी COAS की। ठीक है, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द पाल्मिट्राइल CoA। दिस वाज अबाउट द स्टेप 1। नेक्स्ट जो है दैट इज जो पाल्मिट्राइल CoA है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा एसिटाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है एंजाइम का? एसिटाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को डिक्रीज कर देगा, मतलब क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है एसिटाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। और साथ में जो एंजाइम फैड है वो क्या करेगा, वो 2 हाइड्रोजन अपने साथ अटैच कर लेगा। जो ये वाला एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल देगा। जो हाइड्रोजन ये निकालेगा वो ये किसको ट्रांसफ़र कर देगा? FAD को, फैट को।
फैट कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, ठीक है। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के ये अल्फ़ा कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो अल्फ़ा होती है उसके साथ वाली कार्बन जो होती है बीटा होती है। तो जब ये एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन निकालेगा तो वो कहाँ से निकालता है, अल्फ़ा एंड बीटा से। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड बन गया तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस इनॉयल COA, इसका नाम है ट्रांस इनॉयल COA, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा इनॉयल COA हाइड्राटेज। ये वाला एंजाइम जो है इनॉयल COA हाइड्राटेज, इसी से ही इसका नाम ले लिया इन्होंने, इनॉयल COA हाइड्राटेज। हाइड्राटेज क्या होता है, हाइड्रेशन करना। हाइड्रेशन क्या होती है, वाटर, हाइड्रेट करना। हाइड्रेट मतलब ये क्या करेगा एंजाइम, वाटर ऐड कर देगा इसमें, ठीक है। जब ये वाटर ऐड करेगा, हाइड्राटेज एंजाइम जो है इसके ऊपर वाटर ऐड करेगा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के अराउंड OH लग जाएगा, एक तरफ लग जाएगा H, डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो वाटर जो है वो ऐड कर देगा। अब जब वाटर ऐड होएगा तो यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, ठीक है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, इधर की कार्बन के ऊपर H ऐड कर दो, इधर OH ऐड कर दो, तो ये जो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो RCH2, C के ऊपर OH ऐड हो गया, इधर वाली कार्बन पे H ऐड हो गया, ठीक है। तो बाकी सारा जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या बन गया इसका, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल COA, ठीक है। तो क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल COA। नेक्स्ट है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल COA हाइड्रोजिनेज, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी, इसी नाम से ही एंजाइम का नाम जो है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल COA हाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, ये अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो उड़ा देगा इसमें से, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ये निकाल के किसको दे देगा, नेड को। नेड क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन जो है वो अपने साथ अटैच कर लेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देगा, तो फिर क्या होगा, जो C के ऊपर OH ग्रुप था, अगर हम उसकी H निकाल दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप में। तो ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो गया, COH जो ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O में, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, बीटा कीटो एसाइल COA। बीटा क्यों बोलते हैं, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा है, बीटा है, बीटा के ऊपर कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो बीटा कीटो एसाइल COA जो है इसका नाम पड़ गया। ये था स्टेप 3। उसके बाद जो बीटा कीटोसाइल COA है उसके पास एंजाइम आता है थायोलेज। थायोलेज क्या करेगा, और साथ में COASH भी ऐड हो जाता है। जो COASH यहाँ पे था वही सेम फिर से एक और आ जाता है, ऐड हो जाता है, और साथ में एंजाइम कौन सा है, थायोलेज। उसके बाद जब थायोलेज एंड COASH जो है वो बीटा कीटोएसाइल के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, तो बीटा कीटोएसाइल जो है वो ब्रेक कर जाता है। जब ब्रेक कर जाता है, ब्रेक कहाँ से होगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये अलग रह जाएगा, CH3COSCOA, इधर वाला जो सारा पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाला COSH है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा तो CO के साथ ये अटैच हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RSCOA, ठीक है। साथ में बन जाएगा एसिटाइल CoA। ये आप ऐसे ही याद कर लो, 2 कंपाउंड्स बनते हैं, एक R के साथ SCOA, एक यहाँ से ये वाला ब्रेक कर जाएगा CH3COSCOA, इसका नाम होता है एसिटाइल CoA, इसी को ही एसिटाइल CoA बोलते हैं। और साथ में बनता है मेरिस्टाइल CoA, मेरिस्टाइल CoA बनता है, साथ में बनता है एसिटाइल CoA। दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेप 4, ठीक है। अगर हम एनर्जी की बात करें, दिस इज़ द कंप्लीट मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें होता क्या है, मेरिस्टाइल CoA जो है फिर से
ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 2 कार्बन जो है लेस होते जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है ये निकल गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मेरिस्टाइल कोए फिर से ऐसा ही मैकेनिज्म रन करवाएगा। इसमें कितने कार्बन थे, 15 कार्बन थे, मेरिस्टाइल में से 2 निकल गए तो 13 कार्बन रह गए। अब 13 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे आ जाएगा, फिर से वही मैकेनिज्म इसके ऊपर चलेगा, फिर से कम हो जाएंगे, 11 रह जाएंगे, 11 के बाद फिर से स्टार्ट होगा, 9 कार्बन रह जाएंगे, फिर 9 से 2 माइनस कर दो, फिर 7 रह जाएंगे। ऐसे करके सारे के सारे एसिटाइल कोए बनते जाएंगे। तो एंड पे जाके हमारे पास अगर एनर्जी की बात करें तो जब ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे कार्बन्स ब्रेक कर जाएंगे पामेटिक एसिड के, तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जेटिक्स में क्या होगा, पामेट्राइल को ए साथ में 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के निकलते हैं, 108 मॉलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के निकलते हैं, ठीक है, और 108 ही डाई फॉस्फेट के। ये आपने सारी जो एनर्जेटिक्स है याद कर लेना है। एक इसमें निकलता है पामेट्राइल को ए, 23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 108 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के, 108 मॉलिक्यूल डाई फॉस्फेट के। नेट जो एनर्जी गेन है वो होता है 129 ATP, ठीक है। अगर हम रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेशन होता है कि जो साइकिल चल रहा है बॉडी में, आप फैट खा रहे हैं, आप लिपिड्स खा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपने लिपिड्स खाए, फैट खाए, सारी की सारी फैट जो है वो ऐसे ही ब्रेक करती जाएगी। हमारी बॉडी के कुछ मैकेनिज्म होते हैं, वो क्या कहती है, वो कुछ अमाउंट तक फैट को जो है ब्रेक कर देती है, कुछ फैट जो है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है, ये जो मैकेनिज्म होता है, इसको हमारी बॉडी जो है वो देखती है कि किस अमाउंट तक मैकेनिज्म चलाना है, किस अमाउंट तक फैट को जो है वो मेटाबोलाइज करना है। जब उसको लगता है कि इनफ फैट मेटाबोलाइज हो गई है, उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है नहीं उसको पर्सन को, तो वो जो मैकेनिज्म है वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाता है और बाकी जो फैट रेस्ट जो पेंडिंग रह जाती है वो स्टोर हो जाती है बॉडी में। तो रेगुलेशन की अगर हम बात करें, रेगुलेशन कैसे होती है इस साइकिल की, एसिटाइल कोए डिवाइड बाय कोए, रेशो इंक्रीज, देन COA रिक्वायर थायोलाइज, सो द थायोलाइज डिक्रीज एंड बीटा ऑक्सीडेशन डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी में एसिटाइल कोए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मान लें किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा फैट खा लिया, तो फैट जो है उससे एसिटाइल कोए बन रहे हैं। अब हमारी बॉडी में एसिटाइल कोए से एनर्जी मिलती है हमें, एसिटाइल कोए आगे जाके ATP में कन्वर्ट होते हैं तो हमें एनर्जी देते हैं। अब आप एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे तो बॉडी में एसिटाइल कोए जो है वो ATP में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो एसिटाइल कोए जो है वो ऐसे ही बॉडी में पड़े रहेंगे। तो जो ये एंजाइम है ये जज कर लेगा कि एसिटाइल कोए बहुत ज़्यादा पड़ा है, अब और एसिटाइल कोए नहीं बनाना, तो ये जो साइकिल है इधर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि एसिटाइल कोए पहले ही बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो थायोलाइज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, ये एसिटाइल कोए का प्रोडक्शन बंद कर देगा। जब एसिटाइल कोए का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो ये साइकिल जो है वो भी पीछे की तरफ मतलब साइकिल रन होना ही बंद हो जाएगा, तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में एसिटाइल कोए इंक्रीज हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि आप एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एसिटाइल कोए की अमाउंट जो है वो जब ज़्यादा हो जाती है, इसकी रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो थायोलाइज एंजाइम जो है वो जज कर लेता है, तो थायोलाइज एंजाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब थायोलाइज एंजाइम जो है वो कम हो जाता है। उसके कम होने से एसिटाइल कोए भी बनना स्टॉप हो जाते हैं और बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इससे रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेशन ऐसे होती है इसकी। नेक्स्ट जो रेगुलेशन होती है वो कैसे होती है, वो होती है NADH एंड NAD रेशो जो है जब इंक्रीज हो जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज भी इनहिबिट हो जाता है। अब हम देखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए हाइड्रोजिनेज कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये साइकिल जो है यहाँ पे ऐसे रन कर रहा है ना, तो NAD जो है NADH में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में NADH बन जाता है,
इसकी अमाउंट बढ़ने से भी ये वाला जो एंजाइम होता है ये इनहिबिट हो जाता है। नैड क्या करता है, जब इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये इस एंजाइम को स्टॉप कर देता है कि भाई और एंजाइम्स और काम ना करो, पहले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में बीटा कीटोसाइल पड़ा है या फिर एसिटाइल कोए पड़ा है, तो जो साइकिल है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो सेकंड जो रेगुलेशन है वो होती है नैड से। नैड क्या करता है, जब इसकी रेशियो इंक्रीज हो जाती है, नैड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो जो एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी को इनहिबिट कर देता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन को भी स्टॉप होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेलानिन कोए। मेलानिन कोए जो है वो इंटरमीडिएट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इन साइटोसोल इंक्रीज देन इन इट इनहिबिटिंग कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज। This indicate fatty acid oxidation in progress does not allow to entering of fatty acids. ये ऐसा होता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है मेलानिन कोए। ठीक है, मेलानिन कोए जो है ये तब बनता है, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ही फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है। जब बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की चल रही होती है उसके बीच में यहाँ पे मेलानिन कोए भी बनता है। ठीक है, जब मेलानिन कोए बनता है तो मैंने आपको बताया था कि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एल कार्टिनिन होता है जो फैटी एसिड को अंदर लेके जाने में हेल्प करता है। तो जो ये मेलानिन कोए है ये एल कार्टिनिन को मैसेज भेजता है कि अभी मेरा प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो चुका है, मेलानिन कोए जो है वो बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो है वो चल रही है, अंडर प्रोग्रेस है, काम चल रहा है, अभी और फैटी एसिड को अंदर मत आने देना। ठीक है, वहीं पे ही रोक के रखो। जब मेलानिन कोए का प्रोडक्शन बंद हो जाता है इसका मतलब है कि फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, तो उस टाइम जो है मेलानिन कोए से मैसेज कार्टिनिन की तरफ नहीं जाता, तो एल कार्टिनिन क्या करता है फिर और फैटी एसिड अंदर भेजता है। मतलब समझ गए आप? मतलब क्या है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो ड्यूरिंग वो ऑक्सीडेशन मेलानिन कोए बनता है। मेलानिन कोए क्या करता है, जो ऊपर जो एंजाइम पड़ा था एल कार्टिनिन का, उसको मैसेज भेजता है कि भाई मेलानिन जो है वो बन रहा है, फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, तो और फैटी एसिड को अभी अंदर ना आने दो। जब ये सारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है, उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं, तब एल कार्टिनिन और फैटी एसिड को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। ठीक है, अगर हम कीटोन बॉडीज़ की बात करें तो ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। ये देखेंगे हम कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या इसकी फॉर्मेशन है, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे और कैसे इनको एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, एट हाई रेट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन liver produce large amount of acetoacetate and beta hydroxybutyric acid which enters into the blood circulation। जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैटी एसिड्स खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी मटेरियल अब खा लेते हैं, तो फैटी एसिड जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन के बाद जो हमारा लीवर है, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसीटोएसीटेट। एक तो एसीटोएसीटेट बनते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, और दूसरा बनता है बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, मतलब प्रॉपर ये क्या स्टोरी है, स्टोरी ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैटी एसिड खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके लीवर के पास जाके लीवर जो है वो हाई अमाउंट में दो तरह की एंटिटी बनाता है। एक का नाम है एसीटोएसीटेट, दूसरी है बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरिक एसिड।
ये दोनों जो है बहुत हाई अमाउंट में हमारी लीवर से बनना स्टार्ट हो जाती है और लीवर से ये हमारे एंटर करती है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। एसीटोएसीटेट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूस एसीटोन, दीज 3 सब्सटेंस कॉल्ड कीटोन बॉडीज। तो फैटी एसिड पहले हमारे अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद अगर आपने हाई अमाउंट में ले लिए तो लीवर के पास जाके लीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एसीटोएसीटेट में और एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड में, ठीक है। तो ये जो होते हैं एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड हमारी ब्लड में जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में। उसमें जाके जो एसीटोएसीटेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक होके एसीटोन में, ठीक है। तो 3 तरह के मॉलिक्यूल हो गए, एसीटोएसीटेट अगर ब्रेक कर गया तो एसीटोन, और एक था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। इन तीनों को बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। अगर आपको कल जीपैट में क्वेश्चंस आते हैं कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, कीटोन बॉडीज़ होती हैं एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसीटोएसीटेट जो है वो कभी कभी ब्रेक डाउन होके एसीटोन में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और एसीटोन। ये तीनों कीटोन बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। जब आप ज़्यादा फैटी एसिड्स खा लेते हैं तो आपके ब्लड में कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है राइज ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन ब्लड कॉल्ड कीटोनीमिया। व्हेन द ब्लड लेवल इज़ हाई एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज़ कॉल्ड कीटोन्यूरिया। मतलब क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैटी एसिड खा लोगे तो आपके ब्लड में कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, इसको बोलते हैं कीटोनीमिया, ठीक है। जब आपके ब्लड में कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली यूरिन में भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ब्लड जो है वो अपने आप को क्लियर करने के लिए सारी कीटोन बॉडीज़ को बाहर निकालेगा यूरिन के थ्रू। तो आपके यूरिन में भी कीटोन बॉडीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया, ठीक है। अगर कीटोन्स बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो आपके टिश्यूज़ में भी कम्युलेट हो सकती है, मतलब टिश्यूज़ में जाके वो जम जाएंगी, इसको बोलते हैं कीटोसिस, ठीक है। कम्युलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन टिश्यूज़ एंड बॉडी फ्लूइड्स कॉल्ड कीटोसिस। जब कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो वो आपके टिश्यूज़ में, आपके बॉडी फ्लूइड में भी जाके जम जाएंगी, जमना स्टार्ट हो जाएंगी, उसको बोलते हैं कीटोसिस। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कीटोसिस। क्या कॉजेज हैं कीटोसिस के? सबसे पहले स्टारवेशन रिजल्टिंग इन डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कपल्ड विद मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड एंड देयर ऑक्सीडेशन। सबसे पहला इसका कॉज है जब हम भूखे रहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी में जितना भी फैटी एसिड जो है स्टोर हुआ है, ठीक है, वो सारा फैटी एसिड, स्टारवेशन होता है भूखे रहना, ठीक है। जब आप भूखे रहोगे, स्टारवेशन आपके पास, स्टारवेशन करोगे आप, तो उससे क्या होगा, आप खा तो कुछ रहे नहीं है, खाना आप खा नहीं रहे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो हमारी बॉडी जो है, जो हमारे बॉडी के अंदर फैटी एसिड स्टोर पड़े हैं वो उसको निकाल के उनसे एनर्जी लेती है। जब वो निकाल के ब्लड में आते हैं तो वो क्या करते हैं, जब एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं तो ये 3 तरह की कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसीटोन। तो कभी कभी स्टारवेशन होने से भी हमारी बॉडी में फैटी एसिड की जो डिपोजिशन जो होती हैं वो मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो जाता है फैटी एसिड, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस। अब किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाले केस में भी क्या होता है कि जो पर्सन है उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जब शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, बेसिकली ब्लड में शुगर बढ़ने से ब्लड जो है उसमें शुगर से आगे एनर्जी, जब शुगर बढ़ जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाता है तो लीवर के पास जाके अब जो शुगर है उसका काम क्या होता है, एनर्जी देना। अब आपको है डायबिटीज़, तो जो शुगर है वो तो एनर्जी दे ही नहीं रही, क्योंकि आपकी बॉडी में आपको डायबिटीज़ है, जो आप शुगर खा रहे हैं वो ऐसे ही ब्लड में जा रही है, वो ब्रेक ही नहीं कर रही। अगर वो ब्रेक करती तो आपको शुगर होती ही ना, समझ गए ना बात।
डायबिटीज़ क्या होती है कि जब आप कोई भी कुछ भी शुगर खाते हैं तो वो शुगर जो होती है वो आपकी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। अब आपको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो एनर्जी आपको शुगर से तो मिलेगी नहीं क्योंकि आपको डायबिटीज़ है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो आपके अंदर फैटी एसिड पड़ा है उससे ही एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगी। तो जब फैटी एसिड से एनर्जी लेगी तो आपको फिर से कीटोन बॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रलॉन्ग ईथर एनेस्थीसिया। ईथर एनेस्थीसिया क्या होता है कि जब किसी को हम ईथर देते हैं उसको एनेस्थाइज करने के लिए, बेहोश करने के लिए, तो ऐसे केसेस में भी कभी कभी कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है हाई फैट फीडिंग। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा फैट खा रहा है, फैटी एसिड खा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप इंटीरियर पिट्यूटरी में इंजेक्शंस लेते हैं कोई, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उससे हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, हमारी बॉडी फैट मेटाबोलाइज प्रॉपर नहीं कर पाती। तो ऐसे केसेस में भी कभी कभी कीटोन बॉडीज़ जो है वो राइज हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो टेबल है कि हमारी बॉडी में फॉर्मेशन जो है, यूटिलाइजेशन जो है और एक्सक्रीशन जो है कीटोन बॉडीज़ की कैसे होती है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इसमें लीवर है, फिर है ब्लड, फिर है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो लीवर के अराउंड जो और टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो मतलब और जो टिश्यूज़ हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़। तो लीवर में, अब देखिए लीवर में क्या हो गया, लीवर में आपके एसिटाइल को ए बढ़ गया। ठीक है, एसिटाइल को ए बढ़ गया। जब हमारे लीवर में एसाइल को ए बढ़ जाता है, तो देखिए यहाँ पे एसाइल को ए बढ़ गया। ठीक है, लीवर में हमारे क्या हुआ, एसाइल को ए जो है वो बढ़ गया। जब वो बढ़ गया तो उसने क्या किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल को ए में। किससे, बीटा ऑक्सीडेशन से। तो जब एसाइल को ए की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो हो जाता है। बीटा ऑक्सीडेशन से दैट कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एसिटाइल को ए है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पे एसिटाइल को ए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, थोड़ा सा जो सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा और बाकी का क्या बन जाएंगी, कीटोन बॉडीज़। बाकी की क्या बन जाएंगी, कीटोन बॉडीज़। तो कीटोन बॉडीज़ क्या करेंगी, डिफ्यूज़ होके ब्लड में चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बहुत कोई बंदा बहुत ग्लूकोज खा रहा है तो ग्लूकोज से भी एसिटाइल को ए बनता है। तो ग्लूकोज ज़्यादा लेने से भी एसिटाइल को ए बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ने से थोड़ा सा सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा और थोड़ा सा जो है वो बच जाएगा, कीटोन बॉडीज़ बना देगा। ठीक है, तो लीवर का अगर बात करें तो लीवर में अगर एसाइल को ए बढ़ गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में बीटा ऑक्सीडेशन से। अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया तो भी एसिटाइल को ए बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएंगी, कीटोन बॉडीज़। उसके बाद जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो डिफ्यूज़ होके वो कहाँ चले जाएंगी, ब्लड में। तो ब्लड में जाने के बाद थोड़ी सी यूरिन में पास हो जाएंगी, इसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। थोड़ी सी वो लंग्स में चली जाएंगी। ठीक है, लंग्स में किस फॉर्म में जाती हैं, एसीटोन में। मतलब कीटोन बॉडीज़ पहले एसीटोन में कन्वर्ट होएंगी, जो एसीटोन है वो लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो बाकी जो रेस्ट कीटोन बॉडीज़ हैं वो एक्स्ट्रा हेपेटिक जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे चली जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे जाके वो कन्वर्ट हो जाएंगी एसिटाइल को ए में। ठीक है, फिर से एसिटाइल को ए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA होता है, यही सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम TCA भी है। फिर से वो TCA में इन्वॉल्व हो जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और बाकी जो रेस्ट है, ठीक है, बाकी एसिटाइल कोई जो है वो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, TCA बन गया। और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में अगर कोई एसाइल कोए पड़ा है तो वो भी फिर से एसिटाइल कोए बना देगा, तो फिर से वो TCA, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रॉपर मैकेनिज्म एक इसमें ये स्टेप भी है कि अगर आपके ब्लड में फैटी एसिड बढ़ जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसाइल को ए में, या फिर वो लीवर में जाते हैं
या फिर वो कहीं और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में, ठीक है। तो कंप्लीट मैकेनिज्म क्या है कि अगर आपके ब्लड में फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, लीवर के पास जाके बनाते हैं एसाइल को ए, या फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक किसी और टिश्यू में जाके क्या बनाते हैं, एसाइल को ए। जब आप बहुत ज़्यादा फैटी एसिड खा लोगे तो एसाइल को ए भी बढ़ जाएंगे, जब ये बढ़ जाएंगे तो एसिटाइल को ए भी बढ़ जाएगा, इधर भी एसिटाइल को ए बढ़ जाएगा। तो कुछ तो सैक्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा, कुछ की बन जाएंगी कीटोन बॉडीज़, तो कुछ तो CTS साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा, कुछ की बन जाएंगी कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ ब्लड में जाके यूरिन में पास हो सकती हैं, एसीटोन बना के लंग्स में जा सकती हैं, या फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में मूव कर जाती हैं, ठीक है। ये है प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। नेक्स्ट है कीटोजेनेसिस। अगर कीटोजेनेसिस की बात करें तो जेनेसिस होता है बनना। अगर कभी भी आपको एग्जाम में जेनेसिस आ जाए किसी भी नाम के पीछे तो उसका मतलब होता है बनना। अब कीटोजेनेसिस है तो कीटोन बॉडीज़ का बनना, उसको बोलते हैं कीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ को बोलते हैं कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस कैसे होता है, सबसे पहले होता है एसिटाइल को ए, ठीक है। एसिटाइल को ए के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करता है, HMG कोए सिंथेस। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एसिटाइल को ए के ऊपर एंजाइम जो है HMG कोए सिंथेस काम करता है, और साथ में क्या होता है, एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है COA में और वाटर ऐड होता है। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। देन एसिटाइल कोए किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल को ए, जिसको HMG को ए भी कहते हैं, तभी इसके एंजाइम का भी नाम था HMG को ए सिंथेस। तो मतलब क्या है, कीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। एसिटाइल को ए जो होता है जब उसके ऊपर HMG को ए सिंथेस एंजाइम आके एक्ट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल को ए में, जिसको HMG को ए भी बोलते हैं। उसके बाद ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है केमिकल। HMG को ए लाइएज जो है वो इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, फिर से एसिटाइल को ए में, ठीक है। या फिर इससे क्या बन जाएगा, एसीटो एसीटेट। एसीटो एसीटेट क्या है, कीटोन बॉडीज़। फिर उससे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी या फिर एसीटोन बन जाएगा। एसीटोन कैसे बनता है, डी कार्बोक्सिलेशन से, ठीक है। या फिर क्या होगा, एसीटो एसीटेट के ऊपर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है डिहाइड्रोजिनेशन होएगी और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो एंजाइम है वो एक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम कंप्लीट इसकी 1 पॉइंट में बात करें तो कीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। बनती कैसे हैं कीटोन बॉडीज़, एसिटाइल को ए से। कौन सा एंजाइम काम करता है उसके ऊपर, HMG को ए सिंथेस। क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल को ए, जिसको HMG को ए भी कहते हैं। ये क्या करता है, या तो एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर HMG को ए लाइजेज एंजाइम जो है इसको एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर देगा। एसीटो एसीटेट जो है वो है कीटोन बॉडीज़, ठीक है। अगर उसकी डी कार्बोक्सिलेशन कर दें तो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसके ऊपर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंजाइम एक्ट करवा दें, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये भी एक कीटोन बॉडीज़ है, तो एसीटो एसीटेट भी एक कीटोन बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो तीनों कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं एंड पे। बनती किससे हैं ये, एसिटाइल को ए से। दिस इज ऑल अबाउट द कीटोजेनेसिस। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमारी बॉडी में जो कीटोन बॉडीज़ बन रही हैं उनको आप यूटिलाइज कैसे करोगे। मान लीजिए आपकी बॉडी में एसीटो एसीटेट बन गया, ये क्या है, ये कीटोन बॉडीज़ है, ठीक है। तब आपकी बॉडी क्या करेगी, एसीटो एसिटाइल को ए सिंथेस नाम का एंजाइम जो है इसके ऊपर अटैक करवाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसीटो एसिटाइल को ए में। तो एसीटो एसिटाइल को ए के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, एसीटो एसिटाइल को ए थायोलेज। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 एसिटाइल को ए, ठीक है। 2 एसिटाइल को ए जो है वो आगे जाके हमारी बॉडी को ATP बनाने में हेल्प करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो एनर्जी जो है आपकी बॉडी यूज़ कर लेगी,
ये है यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।